नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज को। तो 1 से लेकर 4 तक के एपिसोड की वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। बाकी के एपिसोड बचे हैं, आज हम उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम है दी लॉस। तो हम देखते हैं कि जरार जो है वो बॉम्ब बना रहा होता है और साथ ही अपनी वाइफ नफीसा से भी बात कर रहा था। यहाँ पर नफीसा उससे कह रही थी कि वो कितने दिनों के बाद आएगा। तो यहाँ पर जरार उससे कहता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है और जैसे ही ये काम खत्म होगा तो हम तुरंत ही ईरान चले जाएंगे। और जरार नफीसा को ये भी बताता है कि उसके अब्बू भी मेरे साथ है और मेरे काम में हाथ बटा रहे हैं। तो जरार ने सारे बॉम्ब बना लिए थे और सारी प्लानिंग भी कर ली थी कि इन्हें कहाँ कहाँ पर ब्लास्ट करने हैं। जिसके बाद जरार जो है वो अपने छोटे भाई सिक्कू से मिलता है और कहता है कि काम खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा और अगर 6 बजे तक मैं स्टेशन तक नहीं पहुंचा तो तुम मेरा रास्ता मत देखना और चले जाना। जिसके बाद जरार अपने बैग में बॉम्ब भर कर यहाँ से निकल जाता है। भाई दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोल्डी ने लोगों की सिर्फ और सिर्फ पैसों की हेल्प की थी और वो पैसे भी पूरी तरह से नकली हैं। नकली नोटों के बारे में तब पता चलता है जब ये पैसे बैंक पहुंचते हैं और ये पैसे दरअसल में हार्डवेयर शॉप से आए हुए थे। वही कबीर जो है वो एक कैफे वाले बंदे से मिलता है और इस कैफे पर 2 बंदे आए हुए थे जो कि जरार के ही लड़के थे। वो आदमी यहाँ पर कबीर से कहता है कि अगर वो फिर से आएंगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब एक हार्डवेयर शॉप पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए वो सामने वाले रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं जहाँ पर की सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब जरार के लड़के फिर से उसी कॉफी शॉप में पहुँच जाते हैं जहाँ से थोड़ी देर पहले ही कबीर निकला है। वो यहाँ पर पहुंचकर 5 लोगों का खाना ऑर्डर करने को कहने लगता है और ये बात जब वो आदमी सुनता है तो वो तुरंत ही बाहर जाता है और तुरंत ही कबीर को कॉल लगाकर इसके बारे में बताता है। दूसरी तरफ सिटी जो है वो रेस्टोरेंट में थी। यहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जिस पर उसे शक हो रहा था। उसने कैप भी पहना हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि जरार ही था। यहाँ वो कॉफी शॉप वाला बंदा कबीर के पास कॉल कर देता है। जैसे उसे ये बात मालूम चलती है तो कबीर फौरन ही अपनी कार को घुमाता है और उसी कॉफी शॉप में जाने लगता है। और यहाँ सिटी जो है वो जरार की तरफ बढ़ रही थी लेकिन उसने अभी उसे देखा नहीं था। जिसके बाद कबीर राणा के पास कॉल करके उसे बताता है कि वो 2 बंदे मिल गए हैं। तब राणा सेट्टी को ये बात बताता है। तब सेट्टी और राणा भी कॉफी शॉप के लिए निकल पड़ते हैं और वो लोग जरार को यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि उसे बस डाउट था। जिसके बाद जरार यहाँ पर जो बैग लेकर आया था उस बैग को इसी रेस्टोरेंट में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिक्कू भी इस बैग को ठिकाने लगा रहा था लेकिन ये एक पब्लिक प्लेस था और यहीं पर कुछ पुलिस वाले भी थे जो कि सिक्कू को देख लेते हैं और उन्हें सिक्कू पर डाउट होने लगता है। इसलिए वो लोग सिक्कू को पकड़ लेते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि ये तो सिक्कू है। यहाँ सेट्टी और राणा जैसे ही उस रेस्टोरेंट से निकलते हैं और थोड़े आगे जाते हैं तभी अचानक से उस रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर सेट्टी पूरी तरह से हैरान रह गई थी और तभी उसके पास से कॉल आता है और मालूम चलता है कि सिक्कू जो है वो पकड़ा गया है। तब वो लोग तुरंत ही सिक्कू के पास जाने लगते हैं और यहाँ पर कबीर जो है वो उन 2 बंदों के पास पहुंच गया था लेकिन बाहर ही शहीद खड़ा हुआ था। वो यहाँ पर कबीर के ऊपर गोली चला देता है लेकिन कबीर भी डिफेंड करता है और बदले में शहीद के ऊपर ही गोली चला देता है जिस वजह से वो यहीं पर मारा जाता है। अब वो दोनों बंदे ये देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो काफ़ी दूर तक भागते हैं लेकिन कबीर उन्हें आगे जाकर पकड़ लेता है और अरेस्ट कर लेता है। यहाँ सेट्टी और राणा सिक्कू के पास पहुँचते हैं जिसे कुछ पुलिस वाले ने अरेस्ट कर रखा था और वो बैग भी यहीं पर रखा हुआ था। लेकिन मौका देखते ही सिक्कू यहाँ से भाग निकलता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। अब राणा उस बैग को उठाता है। उसे मालूम है कि इसमें बॉम्ब है इसलिए वो उसे समुद्र की तरफ ले जाता है और दूर फेंक देता है जिससे कि ब्लास्ट तो हो जाता है लेकिन इसमें कोई भी मारा नहीं जाता है। अब यहाँ सिक्कू बेधड़क भागा जा रहा था। वो आजू बाजू भी नहीं देख रहा था जिस वजह से एक कार एक्सीडेंट में उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जरार ने सिक्कू को 6 बजे का टाइम दिया था। जरार ने सिक्कू से बोला था कि 6 बजे तक अगर वो ना पहुंचे तो यहाँ से वो निकल जाए, जबकि सिक्कू ही स्टेशन नहीं पहुंचा। यहाँ जरार ने सिक्कू का काफी देर तक इंतजार किया लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचा। आखिर में उनाइजा जरार के पास आती है और वो उसे सिक्कू के बारे में बताती है कि सिक्कू अब नहीं रहा। ये सुनने के बाद जरार यहाँ पर बहुत रोता है। अब कबीर ने जिन दोनों बंदों को अरेस्ट किया था जो कि जरार के लड़के हैं वो यहाँ पर कबीर को बताते हैं कि वो तो शहीद भाई के पास काम मांगने के लिए गए थे गैराज में, लेकिन उन्होंने तो किसी और काम में ही लगा दिया। और वो उनका एड्रेस भी बता देता है जो कि दिल्ली में था। यहाँ पर वो शहीद की वाइफ को उठा लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं।
वहीं यहाँ पर हम मोइन को देखते हैं जिसके पीछे एक बंदा आता है। वो बंदा कौन है ये हमें नहीं पता चल पाया क्योंकि उसका चेहरा नहीं बताया था। अब आगे सीन शिफ्ट होता है कानपुर में। तो यहाँ पर हम अंसारी नाम के एक आदमी को देख पाते हैं। वो जब ये न्यूज देखता है कि शूट आउट में टेररिस्ट सिक्कू मारा गया तो वो तुरंत ही पुलिस के पास कॉल करता है और वो उन्हें बताता है कि दरअसल में सिक्कू जो है वो उसका बेटा है। और फिर कहानी जो है वो 15 साल पीछे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जरार, सिक्कू और उसके चाचा नसीर जो है वो थिएटर में पिक्चर देखने के लिए आए थे। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर दंगे होने लगते हैं। तभी उनके पिता मतलब कि अंसारी जो है वो थिएटर के बाहर आते हैं एक बैन लेकर और वो तुरंत ही उन्हें इसमें बिठालकर यहाँ से जाने लगते हैं। पूरे शहर में बुरी तरह से दंगे हो रहे थे, जिसके बावजूद वो लोग किसी तरह से अपने घर पहुंच जाते हैं और अंसारी अपने भाई नसीर को फैक्ट्री जाने को कहता है और कहता है वहाँ पर जो भी लोग होंगे उन्हें वापस लेकर आ जाना। और अंसारी अपने घर पर अपने बच्चों के साथ था। तभी दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं और वो अंसारी को बताते हैं कि उसकी फैक्ट्री में कुछ लोगों ने आग लगा दी है। और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो जरार देखता है कि इस फैक्ट्री में आग लगा दी गई है और उसके चाचा भी इसी फैक्ट्री में जलकर मारे गए हैं, जिस वजह से अंसारी को बहुत दुख होता है और वो इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। और अपने पिता को इस तरह से दुखी देखकर जरार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अब जरार जो है वो रफीक नाम के आदमी के पास जाने लगता है। रफीक जरार को अच्छी अच्छी बातें सिखाता और रफीक जरार से ये भी कह रहा था कि उसने उसके चाचा नसीर को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। मतलब कि यहाँ पर रफीक जो है वो जरार का ब्रेन वॉश कर रहा था और उसे पूरी तरह से इंडिया की तरफ भड़का रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि सिक्कू के माता पिता यहाँ पर पहुंच चुके थे। वो उसकी लाश को देखकर बुरी तरह से रो रहे थे। यहाँ पर कबीर उनसे कहता है कि फॉर्मेलिटी होने के बाद आप इस लाश को लेकर जा सकते हैं, लेकिन सिक्कू की माँ उनसे कहती है कि इस लाश को ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग तो हमारे लिए पहले ही मर चुके थे, बस लाश का आज मालूम चला है। ये लोग देश के गद्दार हैं और ये अगर देश के गद्दार हैं तो ये हमारे भी दुश्मन हुए। दूसरी तरफ नफीसा की माँ मतलब कि जरार की सासू माँ उन्हें बता देती है कि वो लोग दरभंगा में रहते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जिसका नाम है दी ट्रूथ। तो हम देखते हैं कि कबीर जो है वो दरभंगा पहुंच चुका था और वो नफीसा से भी मिल चुका था। वो उससे कह रहा था कि तुम्हारा पति एक टेररिस्ट है और उसका नाम जरार है, लेकिन नफीसा उनसे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उसके पति का नाम हैदर है और वो चेन्नई अपने परफ्यूम के बिजनेस के लिए गए हैं, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए कबीर जो है वो नफीसा की बात उसकी माँ से करवाता है और अब उसे मालूम चलता है कि उसके पिता भी शूट आउट में मारे गए हैं। ये सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं नफीसा को थोड़ा यकीन तो हो गया था, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं सलामत नाम के एक लड़के को जो कि बॉर्डर क्रॉस करवाने का काम करता है और हाल फिलहाल में उसे एक आदमी को क्रॉस करवाना है, वो था जरार। सलामत उसे सुरंग के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करवाता है और वो सुरंग जाती है बांग्लादेश। मतलब कि जरार जो है वो बांग्लादेश में जाने वाला था। वहाँ दूसरी तरफ उसका इंतजार रफीक कर रहा था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो रफीक उससे कहता है कि हमारे पास अभी बहुत काम है और समय बहुत कम है, जिस पर कि जरार जो है वो रफीक से साफ साफ कह देता है कि वो नफीसा के बिना कहीं पर भी नहीं जाएगा। पहले नफीसा बांग्लादेश आएगी, उसके बाद ही वो कहीं पर जाएगा। रफीक उसे समझाने की कोशिश करता है कि नफीसा को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और अब वो तुम्हारी सच्चाई जान चुकी होगी। इसके बावजूद जरार को सिर्फ और सिर्फ नफीसा चाहिए थी। अब यहाँ दरभंगा के सिटी हॉस्पिटल में नफीसा को एडमिट किया गया था और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में नफीसा जो है वो प्रेग्नेंट है। और थोड़ी देर के बाद ही इसी हॉस्पिटल में उनाइजा एक आदमी को लेकर आती है और वो आदमी भी उनाइजा के साथ ही मिला हुआ है। उनाइजा दरअसल में यहाँ पर नर्स बनकर आई थी और वो सीधा नफीसा के पास चली जाती है। वो नफीसा से कहती है कि जरार तुमसे बात करना चाहता है। जैसे ही जरार उससे बात करता है तो वो उससे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक टेररिस्ट नहीं है। अगर वो टेररिस्ट होता तो वो तुम्हारे पास कॉल नहीं करता और वो तुम्हें यहाँ पर नहीं बुला रहा होता। वो उसे ये भी बताता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने सिक्कू और तुम्हारे पिता को मार दिया है। तो कहीं न कहीं नफीसा फिर से पिघल चुकी थी और जरार ने नफीसा से उनाइजा की बात मानने को कहा था। उनाइजा उससे कहती है कि बाहर ही रेड कलर की एक कार खड़ी है, उसमें हमारा बंदा है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के बाद हमें डायरेक्ट स्टेशन जाना है और वहां से ढाका में जरार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो उनाइजा नफीसा को बुरखे में लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनाइजा का आदमी जो व्हीलचेयर पर था वो खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। बदले में उनाइजा भी पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग कर रही थी।
लेकिन तभी यहाँ पर सेठी हीरोइन की तरह आती है और वो नायजा को जान से मार देती है। और नफीसा यहाँ पर एक रूम में छिप चुकी थी, लेकिन जब वो न्यूज देखती है कि जरार के पिता भी सिक्कू और जरार को एक टेररिस्ट ही मानते हैं, ये देखने के बाद तो नफीसा तुरंत ही कबीर के सामने आ जाती है और वो उन्हें सब कुछ बता देती है कि मुझे जरार जो है वो ढाका बुला रहा है और ढाका में स्टेशन पर वो मेरा इंतजार करेगा। नफीसा कहती है कि जाने अनजाने में उसने बहुत कुछ कर दिया है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जाने अनजाने में वो अपने देश से गद्दारी कभी भी नहीं कर सकती है, इसलिए वो चाहती है कि वो ढाका जाकर जरार को पकड़ ले। जिसके बाद कबीर ये सारी बातें सेठी को बताता है, लेकिन ये केस तो बाहर ही होता जा रहा था, क्योंकि अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जाकर जरार को पकड़ना ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सबसे पहले वो रॉ के हेडक्वार्टर में फोन करते हैं, जहां पर कि श्रीनिवास कॉल उठाते हैं तो सेठी उन्हें सारी न्यूज देती है, लेकिन होम मिनिस्ट्री से अभी भी परमिशन लेना बाकी थी, इसलिए दरभंगा से एयर स्ट्रिप के द्वारा उन सभी को दिल्ली लाया जाता है। लेकिन बीच बीच में रफीक और जरार भी यहाँ पर नफीसा और उसके आदमी के पास कॉल कर रहे थे, जिस आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। यहाँ पर वो से झूठ कहलवाते हैं कि वो कुछ घंटे में ही ढाका स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो पहले तो सभी को फ्लाइट के द्वारा दिल्ली लाया जाता है। भाई जरार ने सारी प्लानिंग कर ली थी बांग्लादेश से भागने की, उसने नकली पासपोर्ट भी बना लिए थे अपने और नफीसा के, यहाँ से वो डायरेक्ट ईरान भागने वाले थे। तो फाइनली सभी लोग दिल्ली आ चुके थे, लेकिन अभी भी बार बार जरार जो है वो कॉल लगाया जा रहा था और उसे डाउट ना हो इसलिए वो लोग नफीसा की बात जरार से करवा देते हैं। अब होम मिनिस्ट्री में ये लोग परमिशन लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि सब कुछ समझाने के बाद मिनिस्टर जो है उनसे कहते हैं कि अगर वहाँ पर कुछ भी हुआ तो हमारी कोई भी जवाबदारी नहीं होगी, क्योंकि अगर उधर पर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना होगा। और बंसल सर उन्हें बताते हैं कि बांग्लादेश में एक हमारा एसेट भी है जो कि हमारा साथ देगा। तो बंसल सर उनसे कहते हैं कि जैसे ही तुम लोग ढाका एयरपोर्ट पहुंचोगे वहाँ पर तुम्हें हमारा एसेट मिल जाएगा। वो एसेट दरअसल में कोई और नहीं बल्कि जगताप सर होते हैं, जो कि रॉ के एजेंट है और वो विक्रम और सेट्टी के बैचमेट थे और वो फिलहाल ढाका में ही है और वही उनके एसेट भी। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जिसका नाम है होम कमिंग। तो हम देखते हैं कि ढाका के लिए ट्रेन निकल चुकी थी और वह नफीसा ने जरार को बता दिया था कि वो ढाका के लिए निकल चुके हैं। तो वही यहाँ पर कबीर और राणा भी ढाका के लिए निकल चुके थे फ्लाइट के द्वारा। यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात होती है जगताप सर से। अब उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ ढाका की ट्रेन का टाइमिंग मैच करना था और ट्रेन पहुंचने के पहले ही उन्हें वहां तक पहुंचना था। अब सेठी उनके पास कॉल करके बताती है कि ट्रेन जो है वो ढाका स्टेशन किसी भी वक्त पहुंचने ही वाली होगी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द जाना होगा। तब जगताप सर सभी को लेकर तुरंत ही ढाका रेलवे स्टेशन पहुंचने लगते हैं और जब ये लोग रास्ते में जब अपनी कार में होते हैं तो तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा ट्रैफिक इनके सामने पड़ता है, मतलब कि आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। वहीं दूसरी तरफ हम जरार को देखते हैं जो कि ढाका रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था और ट्रेन भी यहाँ पर आ चुकी थी। तो जरार जो है वो नफीसा को सारे डब्बों में चेक करने लगता है, लेकिन नफीसा अभी तक उसे नहीं दिखी थी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उनकी नजर पड़ जाती है एक ऐसे इंसान पर कि उनकी आंखें फटी रह जाती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कबीर था। और जगताप और राणा भी यहीं पर मौजूद थे और उन्होंने जरार को घेर लिया था। तभी यहाँ पर उनके बीच में शूट आउट होना शुरू होता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से फायरिंग कर रहे थे और इन गोलियों को सुनने के बाद पूरे ढाका रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच चुकी थी। तभी रफीक के पास एक कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि नफीसा रेलवे स्टेशन पर नहीं आई है, उसे तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तब रफीक ये बात बताने के लिए तुरंत ही जरार के पास जाता है कि नफीसा स्टेशन नहीं आई है, उसे तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मौका देखकर जरार यहाँ से भागने लगता है और तभी बांग्लादेश की आर्मी भी यहाँ पर आ जाती है और रफीक जो है वो यहीं पर फंस जाता है। वहाँ जरार जब भागने की कोशिश करता है तो कबीर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन जरार के पास कार थी इसलिए वो यहाँ से भाग पड़ता है। लेकिन पीछे से कबीर भी एक कार लेकर आता है और वो उसे बुरी तरह से टक्कर मार देता है और अब उसने जरार को भी पकड़ लिया था। यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जीत होती है कबीर की। कबीर तो यहाँ पर उसे जान से ही मारने वाला था, लेकिन उसे जगताप और राणा ने रोक लिया था। वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जा लेते हैं। वही बांग्लादेश मिनिस्ट्री में ये सारी खबर पहुंच चुकी थी कि इंडिया के कुछ सोल्जर्स है जो कि रेलवे स्टेशन पर धूम मचा रहे हैं और वो किसी जरार नाम के टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आए हैं। तो बांग्लादेश मिनिस्ट्री को ऐसा लगता है कि शायद जरार को उनके कुछ खुफिया रहस्य मालूम
होंगे, इसलिए वो लोग यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। इसलिए अब वो चाहते हैं कि वो इंडिया के उन सोल्जर्स को भी पकड़े और जरार को भी। अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी लोग रॉ के सेफ हाउस पहुंचते हैं, जहां पर कि श्रीनिवास के द्वारा कॉल करके बताया जाता है कि बांग्लादेश की आर्मी जो है कभी भी सेफ हाउस पहुंचती होगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले जरार जो है वो कबीर से बात करता है और कहता है कि तुम भी एक मुसलमान हो, तो आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं हो। कबीर कहता है कि तुझमें और मुझमें बहुत फर्क है और अल्लाह सिर्फ तेरे बाप का नहीं है, वो सबका है, बस चूज हमें करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जगताप सर आ जाते हैं और वो तुरंत ही यहाँ से निकलने को कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचने वाली होगी। और कहते ही वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जगताप सर ने श्रीनिवास सर से बात कर ली थी कि वो लोग बॉर्डर के द्वारा यहाँ से निकलेंगे और बीएसएफ के इंडियन आर्मी जो है वो गेट नंबर 5 से उन्हें थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल देगी और उन्हें यहाँ से निकाल देगी। तो इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के गेट नंबर 5 पर जब वो पहुँचते हैं तो वो यहाँ पर सोल्जर्स जो है वो गेट खोल देते हैं और मौका मिलते ही जगताप अपनी कार को लेकर उस तरफ कर देता है। मतलब कि अब वो लोग इंडिया की सीमा में आ चुके थे, मतलब कि बांग्लादेश आर्मी अब कुछ भी नहीं कर सकती है। वहाँ बेस कैंप में उनसे मिलने के लिए सेट्टी आती है और उन्हें बधाई देती है कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया। जिसके बाद वो सभी लोग जरार के पास जाते हैं, क्योंकि वो आखिरी बार जरार की बात नफीसा से करवाना चाहते थे। यहाँ पर जरार नफीसा से बात करता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन नफीसा कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरे फीलिंग्स के साथ खेले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मेरे देश के गद्दार हो और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये सुनने के बाद तो जरार को बहुत बुरा लगता है और अब वो बहुत ज़्यादा रोता है। यहाँ से बाहर आने के बाद कबीर यहाँ पर सेट्टी और जगताप सर से कहता है कि ये शुरुआत है, क्योंकि जरार और सिक्कू तो बस प्यादे हैं, असली चाल तो कोई और ही चल रहा है। इतना कहने के बाद ही यहाँ पर जगताप सर के पास एक कॉल आता है और उन्हें मालूम चलता है कि रफीक जो है वो काठमांडू में छिपकर बैठा हुआ है। मतलब कि आगे की स्टोरी अभी भी बाकी है, जिसका अनाउंसमेंट हमें जल्द सुनने को मिल सकता है। और इसी के साथ एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म होता है और ये वेब सीरीज भी यहीं पर खत्म होती है। अगले सीजन का आपको कितना इंतजार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।